इस वक्त इस क्लास में दो तरह के मिक्स स्टूडेंट्स मौजूद हैं। एक वो जिनका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने बी लॉ का पेपर दोबारा से देना है, और कुछ वो लोग जिनका अभी पीआरसी का रिजल्ट आया और जब पीआरसी का रिजल्ट लेके वो कॉलेज पहुंचे कि जी हमने एडमिशन लेना है, तो उन्होंने कहा हमारे बैचेस तो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, अब तो तकरीबन 1.25 महीना होने वाला है क्लासेस को शुरू हुए, तो फिर शायद आपको सजेस्ट किया गया हो कि जी आप पोस्ट रिजल्ट क्लास में आए क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रही होगी। तो कितने लोग इस वक्त ऐसे हैं जो पीआरसी वाली साइड से आए हैं? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास में पीआरसी और कैफ के स्टूडेंट्स की मिक्सिंग है। तो एक तरीका ये है कि मैं इतने एडवांस लेवल पे चलूं कि कैफ वालों को तो बहुत मजा आए और पीआरसी वाले बहुत परेशान हो जाए, और एक ये है कि मैं दरमियाने लेवल पे चलूं, कैफ वालों के लेवल के आसपास चलूं और पीआरसी वालों के लिए थोड़ा सा लेवल एडवांस हो, और एक तरीका ये है कि मैं ये मान लूं कि सारे 0 पे। अगर मैं ये मानूं कि नहीं कैफ वाले तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो फिर उनको पेपर पास कर लेना चाहिए था। तो हो सकता है उनकी कोई हल्की फुल्की कोताही टेस्टिंग में हुई हो, थोड़ा सा राइटिंग में उनको मसला आ गया हो या कुछ और इस तरह से करके। अन अजम्पशन ये है कि ये मान लिया जाए कि हमने 0 से पढ़ना है। जो पोस्ट रिजल्ट में आया और जिसने पहले पढ़ा हुआ है, तो उसको भी अगर हम 0 से पढ़ें तो बड़ा मज़ा आएगा, उसको क्लास में पार्टिसिपेट ज़्यादा करेगा, उसे चीज़ें पहले से पता होंगी, और जो रिपीट कर रहा है उसको फिर हमारे टेस्टों में बड़े अच्छे मार्क्स लेने चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से चलना चाहिए। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा पैटर्न क्या है, ये क्लास पहले जी ये क्लास में इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये पोस्ट रिजल्ट क्लास है। पोस्ट रिजल्ट क्लास कहते हैं थोड़ी सी तेज रफ्तार की क्लास को। आपके 18 चैप्टर्स हैं, अगर प्री रिजल्ट की मैं बात करूं तो उनके तकरीबन 8 चैप्टर्स हो चुके हुए हैं, 7 से 8 चैप्टर्स हो चुके हैं आउट ऑफ 18। तो हमने चलना है और एक तेज पेस पे चलना है, और हमने उनके आसपास सिलेबस को ख़त्म करना है, तो हमारी रफ्तार उनसे तेज़ होगी। तो जिसने पीआरसी अभी क्लियर करके आया है तो वो तो ये जानता है कि उसके पास कम टाइम है, तो ये क्लास है एक सुपर डुपर रफ्तार वाली। अगर आप में से किसी का अभी भी पीआरसी का कोई पेपर पेंडिंग रहता है तो फिर ऐसा मत करें, फिर इस क्लास में मत आएं, अपना पीआरसी कंप्लीट करें, क्योंकि अभी अगर मई में आपने नहीं निकाला तो आगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आईकैप के जुलाई के स्टार्ट में दाखिले चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि तकरीबन जुलाई में एक नया बैच शुरू होता है जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक, जो उस वक्त 1.25 महीने का बैच होता है। तो अगर आपके अभी भी पीआरसी के कुछ 2-3 पेपर्स पेंडिंग रहते हैं और आपने कहा है कि चलो मैं एहतियातन पढ़ना शुरू कर देता हूँ और फिर बाद में वो पेपर भी दे दूंगा, तो होगा ये कि पेपर के टाइम पे आप ये वाली क्लास सही से नहीं पढ़ पा रहे होंगे 1.5-2 हफ्ता, और इसके पढ़ने की वजह से वो पेपर्स भी शायद बहुत अच्छे तरीके से ना हो। तो अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा पेपर रहते हैं तो मशवरा ये है कि आप पहले वो क्लियर करके एक दफ़ा माइंड क्लियर हो जाए कि अब आप कैफ में आ चुके हैं, फिर आए फास्ट ट्रैक में जो कि जुलाई में जाके होता है। और अगर आपका सिर्फ एक पेपर रहता है या कोई पेपर नहीं रहता, बहुत अच्छी बात है। अगर एक पेपर रहता है तो फिर आपने पेपर से ठीक 7 दिन पहले क्लास से भाग जाना है, गायब हो जाना है। फिर इस क्लास में क्या चल रहा है उसको नहीं सोचना, आपने वो पेपर क्लियर करना है, क्योंकि वो पेपर क्लियर होगा तो आप फिर लॉजिकली आगे चल सकेंगे। जैसे ही आपने पेपर देना है उस वीकेंड पे फिर आपने उस हफ्ते की सारी वीडियो, सारे लेक्चर्स अच्छी तरह थॉरोली समझने हैं। डन, शुरू करते हैं। क्या है बिजनेस लॉ, कौन सी बुक्स फॉलो करनी होती हैं, क्या इश्यूज होते हैं, आईकैप का पैटर्न क्या है, क्या रिसेंटली कोई चेंज आया है इसमें या नहीं, सिलेबस आउटलाइन को देखेंगे, सिलेबस प्लान को देखेंगे, हम अपने पैटर्न को देखेंगे कि हम क्या करेंगे और चीज़ों को किस तरह से लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉ के साथ मेन इश्यूज क्या हैं? आपने इस पेपर के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की होगी, सपने का होगा कि पीआरसी के बाद अगर आपने शुरू के 2-3 पेपर उठाने हैं तो बिजनेस लॉ उठा लें। अक्सर लोग टेक्स्ट सजेस्ट करते हैं, अक्सर लोग बिजनेस लॉ सजेस्ट करते हैं, अक्सर ये दोनों सजेस्ट करते हैं, और कुछ लोग साथ में FR1 उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास कितना टाइम है।
आइडियली कैफ के पहले 4 जो पेपर्स हैं ग्रुप ए के, उसमें कॉस्ट को छोड़ के बाकी पेपर्स ऐसे हैं जो स्टार्ट में उठाए जा सकते हैं। कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, तो आइडियली आप पहले ये 3 पेपर उठाते हैं। अगर आप वेरी फर्स्ट गो में तीनों क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके पेपर्स होते हैं कॉस्ट, FR2 और कंपनी लॉ, और देन आप लास्ट में जो MFA और ऑडिट है ये 2 पेपर दे रहे होते हैं। प्लस अगर को खुदा ना खास्ता पीछे से पेपर आपको मिल गया। तो इससे पहले हम बिजनेस लॉ के इश्यूज की तरफ बात करें। सबसे पहले PRC की इश्यूज क्या है। आपने CA में सुना कि CA में बहुत पढ़ना होता है, और PRC में आए और आपने कहा कि ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। PRC में आके आपको बड़ा लाइट सा लगा, आपको लगा कि थ्योरियाँ तो बस थोड़ी सी 1-2 हफ्ते पढ़नी होती हैं, MCQ पेपर इम्तिहान आता है, सेट हो जाएगा। तंग किया थोड़ा सा न्यूमेरिकल ने, QM और इंट्रो पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। तो PRC पढ़ने के बाद ना CA का गलत इमेज आप जहन में ले लेते हैं। PRC में आपके रिजल्ट 60, 70, 80% इस तरह से आ रहे होते हैं। फिर जो लोग पूरा PRC कंप्लीट करके आए होते हैं, कैफ में उनके रिजल्ट 30, 35, 34, 40, 25 इस तरह से करके आ रहे होते हैं। एक आध सब्जेक्ट में 50 को भी टच कर देते हैं। तो होता ये है कि PRC से निकले हुए बच्चे जो कि ऑलरेडी कम है, उनका 30% अगर पास कर रहा है, पीछे से 100 बच्चे आए, उनमें से 50 PRC पास कर गए, 50 ने नहीं किया, तो वो जो 50 है उन 50 का 25% यानी टोटल का 12.5% वो आगे वाला पेपर पास कर रहा है। तो कैफ का लेवल थोड़ा सा टफ है PRC की निस्बत। तो जब PRC की निस्बत कैफ का लेवल टफ है तो फिर इसमें एफर्ट हमें उस लेवल की करनी होती है जिस लेवल की एफर्ट जो है वो हम लोगों ने PRC में या CA में आने से पहले सोचा था। जितना आपने वहाँ QM को टाइम दिया है ना, इतना कम से कम हर पेपर कैफ का डिजर्व करता है। तो इससे पहले कि आप ये समझें कि आगे तक भी सब कुछ मज़ेदार है, ये MCQ बेस पे एग्जाम नहीं है, ये आपके सब्जेक्टिव कागज के ऊपर एग्जाम है, जिसकी वजह से एक गुमान है कि शायद आप इसको इजी ना ले जाएं और आप अपना नुकसान ना कर बैठें। तो PRC में जो फन टाइम आपने करना था कर लिया, अब थोड़ा सा मयार ऊपर करना है। ये इतना मुश्किल पेपर नहीं है, लेकिन जो PRC के स्टूडेंट का एप्टीट्यूड बन गया होता है, अगर आप उस एप्टीट्यूड पे रहेंगे तो ये आपको मुश्किल एग्जाम लगेगा। डन। मेन इश्यूज क्या हैं बिजनेस लॉ के साथ। नंबर 1, कंसिडरिंग इट एन इजी गेम। ग्रुप ए में किसी से पूछें सबसे आसान पेपर हो गया था बिजनेस लॉ, जब रिजल्ट देखें तो रिजल्ट ये नहीं बताता। इसका रिजल्ट अक्सर अकाउंटिंग से हल्का आ रहा होता है, खराब आ रहा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैंने आपको बताया कि इन 4 पेपरों में भारी पेपर, उसका 50% रिजल्ट, और इसका रिजल्ट काफी कम। तो बिजनेस लॉ के बारे में एक कॉमन इंटरप्रिटेशन ये है कि ये एक इजी गेम है, ओके, बड़े आराम से हो जाता है। मैं नॉर्मली कहता हूँ ये इतना आसान है कि फेल हो जाता है, आसानी से फेल हो जाता है। लोग कहते हैं ये तो आसान है, जब पेपर को उठाते हैं कहते हैं ये तो आसान है, छोटा सा पेपर है, थोड़ी छोटी सी किताब है, फौरन से हो जाएगा। तो जो इतना लाइट समझते हैं वो उनका पेपर मिस हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ रिटेंशन का प्रॉब्लम है। CA में आने से पहले आपने अपना जो रटा मारने वाला चैप्टर उसे क्लोज कर दिया था और आपको पता लगा था कि CA में कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई होती है, 100% कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई होती है, सिवाय लॉ के पेपरों में। लॉस के पेपर्स में आपको क्रैमिंग चाहिए होती है, आपको डेफिनेशंस याद करनी होती हैं। डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन जितनी होती हैं आपको फिर उसको क्रैम करना पड़ता है। तो रिटेंशन इतना बड़ा इशू होता है कि लोगों से फिर ये पेपर सही से हैंडल नहीं होता। तो रिटेंशन इज अ प्रॉब्लम फॉर दिस पेपर। हाउ टू अटेम्प्ट ICAP क्वेश्चन। तीसरा मसला, आप करके आए होते हैं MCQ बेस एग्जाम, वो आपको पता है कैसे करना होता है। FSC में आपने पेपर किए होते हैं किताब से याद करके, और जो किताब में लिखा है उसको एज इट इज वहां पे पेस्ट कर देना होता है। कोई लॉजिकल सवाल उस तरह से नहीं आता कि एक सिचुएशन सी, फॉर एग्जांपल आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा हाउ मोटर वर्क्स, तो पेपर में भी सवाल आएगा हाउ मोटर वर्क्स। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा अलबैरूनी जो है वो जा रहा था एक जगह पे और उसने फिर एक शख्स जो है वो अलबैरूत से पूछा कि हाँ भाई ये मैं इस जगह परेशान हूँ, मैं यहाँ एक मोटर बनाना चाहता हूँ और मोटर की कारकर्दगी भी मुझे परेशानी है। तो अब आपने अलबैरूत और अलबैरूनी को समझाना है कि मोटर कैसे काम करती है। वहाँ ऐसे सवाल नहीं आते थे, वहाँ सवाल आता था मोटर कैसे काम करती है। यहाँ पे सवाल इस तरह का होगा कि डिफरेंट होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि किताब में से वो कंटेंट उठाएगा और सवाल बना देगा, वो सवाल से नॉलेज उठाएगा,
कुछ नॉलेज बेस्ड सवाल बनाएगा जो कि 40% वो कहते हैं, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बनाएगा जिसे वो 60% कहते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल का मतलब है लॉजिकल सवाल, और नॉलेज बेस्ड का मतलब है रट्टे वाला सवाल। तो यहाँ रट्टा भी लगाना है, एंड हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के सवाल को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं नॉर्मली जब आप लोग पहला टेस्ट देते हैं तो उसके बाद फिर मैं एक सेशन रखता हूँ कि अब मैंने आपको बताना है कि आपने सवाल कैसे करना है। पहले टेस्ट में मैं चाहता हूँ कि आप सवाल से जाके टकराएं और अपने तरीके से उसको करें, और फिर नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए था। तो हाउ टू अटेम्प्ट आईक्यूब क्वेश्चन, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर पुराने जमाने में एएफसी हमारा विलन था, और अब आज के जमाने में पीआरसी हमारा विलन है। पीआरसी स्टूडेंट को वो जो एनर्जी लेके आ रहा है ना, उसको तोड़ देता है। आपको किसी ने कहा सीए कर लो, बड़ी वर्थ है, बस पढ़ना बहुत पड़ता है। आपने कहा मैं 13 घंटे पढ़ूंगा, आगे टकरा गए पीआरसी से। 13 घंटे छोड़े आपने, मतलब जो है वो 13 दिन नहीं पढ़ा टोटल मिला के। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मुश्किल से 10 दिन पढ़े जाते हैं और पास भी हो जाते हैं। तो वो पीआरसी ना थोड़ी सी सीए की गलत पिक्चर है। तो ये पीआरसी एएफसी, इसकी वजह से ये नहीं सोचना है कि सीए तो इसी तरह से लाइट सा है। अब आपने दोबारा वैसे सोचना है जो सीए में आने से पहले सोचा था कि मैं दिन में बहुत पढ़ूंगा। शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी, इससे दूर रहना है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे मशवरा देने वाले मिलेंगे फेसबुक पे। हर वो बंदा जिसका पेपर रह जाता है वो सोचता है कि मैं फेसबुक पे दानेश्वर बन जाऊं। वो फिर जो मासूम नए बच्चे जो कि बड़ी एनर्जी के साथ आ रहे होते हैं ना, और वो आके कहते हैं बिजनेस लॉ तो बड़ा अच्छा चल रहा है, पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं सीनियर। वो फिर आता है सीनियर, वो कहता है कि ये बच्चा अभी तक तंग नहीं हुआ तो इसे तंग करते हैं। तो वो आपके सामने एक एनालिसिस रखता है कि पिछले 17 साल से ये चैप्टर 4 इस तरह से आ रहा है कि 3 अटेम्प्ट्स में आता है और चौथी में नहीं आता, फिर 3 में आता है, चौथी में नहीं आता। तो पिछली 3 में आ चुका है और इस दफ़ा पूर्णमासी की रात आनी है, और इस दफ़ा उसने जो है नहीं आना। आप वो चैप्टर छोड़ देते हैं। फिर कोई आपको बताता है कि ये 5 चैप्टर्स में से एक चैप्टर से सवाल आते हैं, बाकी 4 तो एम कंपनी की मशहूरी के लिए किताब में डाले हुए हैं। तो सम टाइम आप इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कुछ शॉर्टकट लगा जाते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं और पेपर वहाँ से आ जाता है। यहाँ रैंडम नंबर जनरेट नहीं होता। आपके पीआरसी के एग्जाम में क्या होता था, रैंडमली सवाल आते थे, तो आपको एक ही एरिया से पता लगा पेपर में 11 सवाल आ गए, पता लगा 3 बड़े बड़े एरियाज टेस्ट ही नहीं हुए। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक इंसान बैठ के पेपर बना रहा है। वो इंसान आपके सारे कोर्स आउटलाइन को देखता है, उस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक अलग अलग चैप्टर में से सवाल ड्राफ्ट करता है। तो यहाँ शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी का मार्जिन नहीं है हमारे पास। तो क्या हमें कॉमन प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं? एक एक करके थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये है हमारा सिलेबस। ओवरऑल सिलेबस में हमारे 4 ग्रेड्स हैं। ग्रेड ए है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। आईकेप कहते हैं इसकी वेटेज है 5 से 8 नंबर, कम से कम 5 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 100 मार्क्स में से हम देख रहे हैं। हमारी किताब में है 18 चैप्टर्स। 18 चैप्टर्स में हमने पढ़ने हैं 10 लॉज। पेपर का नाम है बिजनेस लॉज। तो 10 अलग अलग लॉज हैं, जिनमें से एक बड़ा लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाकी सारे छोटे छोटे से लॉज हमने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो जो पार्ट ए है वो कहता है 5 से 8 नंबर के लिए लीगल सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। ये चैप्टर 5 से 8 नंबर का है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 एरियाज आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एसेंशियल्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 50% ऑफ द सिलेबस है। 4 चैप्टर्स इसके एसेंशियल्स के हैं और 5 चैप्टर्स इसकी परफॉर्मेंस के हैं, और मार्क्स हैं 20 से 25 और 25 से 30। अब सिलेक्टिव स्टडी की तरफ तो नहीं जाना, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि हम पेपर में नंबर कहां से ले सकते हैं। सबसे इजी गेटिंग मार्क्स इस वाले जोन में आते हैं। चैप्टर 6 है 4 सफ़े का, सिर्फ 4 सफ़े का। 4 सफ़े ज्यादा होते हैं कम होते हैं? कम होते हैं। इस ग्रेड का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। ये 4 सफ़े का है, ये 3 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 2 सफ़े का है। 11 सफ़े में 25 से 30 नंबर है। तो इन 11 सफ़ों को तो बंदा घोल के पी जाए, इतनी दफा दोहराए, इतनी दफा तैयार करे कि ये इन 25-26 नंबर में से मेरे 2 नंबर भी नहीं कटने चाहिए। पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उसका हाफ इस अकेली ग्रेड में, इन 11 सफ़ों में से उतने नंबर मिल जाते हैं जो हाफ होने का, जो पास होने का हाफ है। तो थोड़ा सा केयरफुल प्लानिंग के साथ चलना है। देन अदर बिजनेस लॉज आते हैं। इसमें अलग अलग बिजनेस लॉज हैं। 3 चैप्टर हैं पार्टनरशिप के लॉ पे,
2 चैप्टर्स हैं नेगोशिएबल के लॉ पे, फिर ये 3 चैप्टर्स हैं जिनमें 6 लॉज हैं। हर चैप्टर में 2-2 लॉज हैं, ये 2-2 सफ़े के लॉज हैं, छोटे छोटे से, शुरू होने से पहले खत्म हो जाता बेचारा। तो 6 लॉ यहाँ हो गए, एक 7वां 8वां ये हो गया, 9th है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो लीगल सिस्टम है इसके पीछे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पोर्शन हम पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सदर और पार्लियामेंट क्या है और ये किस तरह से कानून बनाते हैं, इतना सा पोर्शन हमारे सिलेबस में चैप्टर 1 में है। तो एक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल है, और उसके बाद 6 और कानून है। ये 10 लॉज हैं जो हम लोगों ने टोटल पढ़ना है इंशाल्लाह। अब इससे पहले कोई आपको बताए कि टीचर जरा ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, वो आईकेएप पे बहुत ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, आईकेएप तो अपनी ग्रेड को फॉलो नहीं करता। तो इस वक्त देखते हैं कि आईकेएप ने अपनी ग्रेड को फॉलो किया या नहीं किया। जब से ये पेपर पैदा हुआ है नई स्कीम, उसके बाद से 3 दफ़ा आईकेएप ने एग्जाम लिया है। ये नई स्कीम आई थी कुछ अर्से पहले और उसके मुताबिक अभी 3 अटेम्प्ट हुई हैं। नई स्कीम से पहले का एनालिसिस में यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि उस वक्त कंबाइंड पेपर हुआ करता था। ये 2 पेपर्स होते थे, कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ मर्ज होकर एक जगह पे होता था। अब उन्होंने अलग अलग कर दिया है। तो लीगल सिस्टम उन्होंने बोला था 5 से 8 नंबर, पूछा 6 नंबर 7 नंबर 6 नंबर, जो कि वेल विद इन दैट लिमिट आ रहे हैं 5 से 8। फिर अगली ग्रेड थी 20 से 25 की, 25 23 और, तो एक बात समझ आ गई कि पूछा 20 से 25 है लेकिन 25 के करीब रहे हैं, यानी उनको दुख हो रहा है कि मतलब ये ग्रेड पीछे की तरफ क्यों है, तो वो एंड के करीब करीब जरा ज्यादा है। 25 से 30 नंबर की ग्रेड एक दफा दरमियान में से पूछी और उसके बाद 2 दफा 1-1 2-2 नंबर की वॉयलेशन किया। वॉयलेशन ऊपर की तरफ की है, नीचे की तरफ नहीं की। कलेक्टिवली स्पीकिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन दोनों को मिला के देखूं तो 56 मार्क्स, 55 मार्क्स, ये कितने बने 51 मार्क्स। तो 51 से 56 तो मोर देन 50 से 55 मार्क्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा है पेपर में। तो आईकेएप में किसी भी पेपर से लड़ने से पहले ना एक दफा उसे समझना जरूरी है। तो इस क्लास में हम रिसर्च के साथ चलेंगे कि हम समझेंगे कि पेपर है क्या, इसको किस तरह से लेके चलना है और हम इसको साथ साथ कैसे कवर कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न क्या है, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, बट ये कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज नहीं होते, कागज पे करने होते हैं। 85 मार्क्स थ्योरेटिकल होता है, जिसकी डिवीजन जो उन्होंने बताई थी इससे पहले, अभी दोबारा उन्होंने उस तरह से क्लियरली नहीं बताई लेकिन फॉलो उसी को कर रहे हैं। 40% नॉलेज बेस्ड और 60% एप्लीकेशन बेस्ड। नॉलेज बेस्ड का मतलब है रट्टे वाले सवाल, एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है लॉजिकल सवाल। सिचुएशन दे देंगे, ये सिचुएशन है, ये बंदा बताओ क्या करना चाहिए, आपने लॉ पढ़ा हुआ होगा, आप सिचुएशन के मुताबिक जवाब देंगे। इस पेपर का जो सबसे बड़ा वीकनेस है, लोग सिनेरियो लिखते हुए मार खाते हैं, उनको आंसर नहीं करना आ रहा होता आईकेएप का एग्जाम। तो आईकेएप का एग्जाम किस तरह से आंसर करना है इसके ऊपर हम एक सेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा आपसे टेस्ट लूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने तरीके से उसको टक्कर मारें और अपने तरीके से आंसर क्रिएट करें। फिर मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊं कि आपको आइडियली क्या करना चाहिए था। रादर देन कि आप पहले से तैयार होकर कॉशियस होकर चलें, आप अपने बेस्ट फ्लो में उसको करें और नेक्स्ट डे मैं फिर पूरा दिन उसके ऊपर लगाऊं कि हमें क्या करना चाहिए था और कैसे करना चाहिए था। मैक्सिमम जो वेटेज है 8 नंबर। उन्होंने कहा हम ज्यादा से ज्यादा कोई पार्ट पूछेंगे तो 8 नंबर के लिए पूछेंगे। ये 8 भी जज्बाती होकर लिख दिया। पेपर में मुश्किल से 1 या 2 पार्ट्स होते हैं जो 6 नंबर के होते हैं, वरना 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर ये चल रहे होते हैं। वो स्प्रेड कर देता है, वो पेपर में 23-24 पार्ट्स ऐसे स्प्रेड कर देता है और तकरीबन सारे सिलेबस को कवर कर रहा होता है। तो हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते और सिलेबस इतना बड़ा है भी नहीं कि हम उसको छोड़ने के बारे में सोचें। बुक्स कौन सी फॉलो की जाए? जब बुक्स की बात आती है तो आईकेएप, जिस तरह से पीआरसी में आईकेएप की ऑफिशियल किताबें हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि टीचर्स की हैंडआउट्स, नोट्स और इस तरह की चीज़ें भी चल रही होती हैं। कुछ आखिरी असाइनमेंट, आखिरी एक्टिविटी, लास्ट असाइनमेंट, फाइनल असेसमेंट, इस तरह के नाम से बहुत सारे टीचर्स की बहुत सारी असाइनमेंट्स चल रही होती हैं। फीडबैक इकट्ठे कर करके उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किया होता है। सेम गोज विद हियर कि आईकेएप की यहाँ एक ऑफिशियल किताब है, वो ऑफिशियल किताब में उन्होंने क्या किया है कि वो चीज़ें समझाई हैं, उसके साथ ही एग्जांपल दी है, साथ ही पास पेपर के सवाल डाले हैं, आधे सवाल ऐड किए आधे नहीं किए, और हर 6 महीने बाद वो अपनी किताब में छोटे छोटे जो एरर्स हैं उनकी एक समरी जारी कर देते हैं कि इन एरर से आपने महफूज रहना है।
तो हम लोगों ने शुरू में आईकेएफ की किताब को फॉलो करने की कोशिश की, फिर तंग आके अपनी किताबें दोबारा से उसी तरह से कर दी जो नई स्कीम आने से पहले थी। तो इसमें मार्केट में गिनती की 2 या 3 ऐसी किताबें हैं जो डिफरेंट टीचर्स की मशहूर हैं, अदरवाइज जो है लोग आईकेएफ की किताब को फॉलो करते हैं। उन 2-3 में से एक आध मेरी किताब भी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो बिजनेस लॉ मेड इजी एक बुक है, वो बुक आपको क्या करेगी, नोट्स चैप्टर वाइज, पास्ट पेपर्स, उनके सॉल्यूशन और एमसीक्यूज की एक अच्छी प्रैक्टिस। एक चैप्टर करने के बाद उसके एमसीक्यूज आप बेशक उस किताब से करें या ना करें, क्योंकि एमसीक्यूज जरूरी नहीं कि वहां से आएंगे, वो एक पैटर्न दिया हुआ है कि एमसीक्यूज इस तरह के होंगे ताकि आप तैयारी कर सकें। तो एक चीज नोट्स हमें चाहिए होते हैं तैयारी करने के लिए, और दूसरी चीज हमें चाहिए होती है पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स क्यों चाहिए होते हैं? मैंने एक चैप्टर तैयार किया, चैप्टर तैयार करने के बाद मैं सोच रहा हूँ मुझे तो समझ आ गया है, पता नहीं सवाल किस तरह का आता होगा। 2009 में आईकेएफ ने सॉल्यूशन देने शुरू किए थे, उससे पहले आईकेएफ की वेबसाइट पे सॉल्यूशंस नहीं आते थे। तब से लेके अब तक के सारे सवाल और उनके सॉल्यूशन इन किताबों में ऐड है। आपको 2 बुक्स मिल रही होंगी, एक बुक जो कि नोट्स की बुक है और एक जिसमें पास्ट पेपर्स हैं। हुआ ये कि इत्तफाकन जब नोट्स वाली बुक हमारी आई तो उसमें कुछ पास्ट पेपर्स भी हमने कहा था कि वॉल्यूम 2 में उन्होंने पास्ट पेपर उसमें भी छाप दिए, तब आपको पास्ट पेपर 2 दफा मिल रहे होंगे, मेरी किताब के साथ भी अटैच हुए हुए मिल रहे होंगे। और एक सेपरेट आपको बुक मिलेगी जिसमें सिर्फ पास्ट पेपर्स होंगे, पास्ट पेपर्स, उनके सॉल्यूशन। फिर चेकिंग के बाद एग्जामिनर उन सवालों के ऊपर अपने पर्सनल कमेंट्स देता है कि इस सवाल में बच्चों ने ये 3 गलतियां की, इस सवाल में ये 2 गलतियां की, तो उसमें एग्जामिनर कमेंट्स होंगे और मार्किंग स्कीम होगी कि इस सवाल के कितने मार्क्स थे और क्या क्या लिखने के कितने कितने मार्क्स थे। तो एक किताब आपको प्योर पास्ट पेपर स्पेसिफिक मिल जाएगी और एक किताब आपको मिलेगी जिसमें नोट्स और पास्ट पेपर्स हैं। तो आप खाली नोट्स के लिए वो किताब यूज कर सकते हैं, पहली वाली बिजनेस लॉ मेड इजी जो मेरी किताब है। और अगर तो ये एक ऐसी क्लास होती जिसमें आपसे कहता है कि एक आईकेएफ की किताब है लेकिन मेरी बड़ी अच्छी किताब है जाओ खरीद लो, तो वो थोड़ा सा कमर्शियल इंटरेस्ट होता। आपने किसी भी किस्म का पैकेज अगर लिया हुआ है तो हम लोगों ने तय किया है कि हमने स्टूडेंट को बुक अपनी तरफ से देनी है। तो आपकी इस एनरोलमेंट के साथ आपको कॉलेज की तरफ से ये दोनों किताबें मिलेंगी, आपने उनके ऊपर खर्च नहीं करना, सिर्फ आपने 1-2 दिन रुकना है, क्योंकि 1-2 दिन गुजरने के बाद ज़रा थोड़ी सी एनरोलमेंट वगैरह फाइनल हो जाती है, स्टैट सामने आ जाते हैं, तो आप लोगों को बुक्स मिल जाएंगी। और उस एक आध दिन भी जब तक आपको किताब ना मिले, अगर या तो किताब मिल जाएगी या उस दिन के आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे, ताकि हम किसी भी दिन जो है वो बगैर किताब के ना पढ़े। मैं लेक्चर आपको करा रहा हूँ, आपके पास हैंडआउट्स होंगे। मैं हमेशा या 98% ऑफ द टाइम आपको टॉपिक कराने के बाद किताब से दिखा भी दिया करूंगा। यहाँ किताब या किताब में से स्लाइड्स निकली हुई होंगी, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा। जब हमें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो फिर मैं आपसे कहूँगा देखिए किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, आप उसको अपने साथ साथ नोट कर सकेंगे। आपने पढ़ना कैसे उस तरफ भी आते हैं। बुक्स वाली बात समझ आई? बुक्स वाली बात समझ आ गई। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है? अब अगेन ये मैंने स्लाइड पे यहाँ लिखने का मार्जिन रखा था, लेकिन यहाँ लिखूंगा तो थोड़ा सा इस वक्त ख़राब हो जाएगा। हमने करना क्या है, हमने एक स्केड्यूल के मुताबिक डेली पढ़ना है, डेली क्लासेस। एक आदत जो आपने बनानी है वो डेली क्लासेस की है, हर दिन क्लास पढ़ने ज़रूर है। और क्या ऐसा कभी होता है कि आप एक जगह जाएं, एक महंगे से ब्रांडेड रेस्टोरेंट में, और आप उनसे बर्गर मंगवाएं, वो बर्गर ला के दें, बर्गर बहुत मजे का, और आप आधा खा के उठ के चले जाएं, आप बर्गर पूरा खाते हैं? तो यहाँ आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप आके पैसे भरे और आधी क्लासें लें और उठ के चले जाएं। तो चाहे मैंडेटरी नहीं है लेकिन पैसे तो पूरे करने हैं। किसी ने वाजिब थोड़ी करार दिया होता है कि बर्गर आपने पूरा खाना है, लेकिन आप पूरा खाते हैं, अपने पैसे लगे होते हैं। तो वालिदैन के पैसों को इस दफ़ा ज़रा अपना पैसा कंसिडर करना है, और फिर जब आप पैसे दें तो फिर आप चाहेंगे कि आप अपने वालिदैन के खर्च किए हुए पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी हमने डेली 3-3 घंटे की क्लास करनी है, 2.5 घंटे की क्लास करनी है, 1 घंटे की क्लास है, लेकिन आना डेली है। डेली आपने क्लासेस लेनी है, और ये जो क्लासेस हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे पे एक सेकेंड एक्टिविटी है। सबसे पहले आपने डेली क्लास ली, फिर आपने क्या करना है, आपने स्टडी एट होम।
अगर इस राइटिंग पे क्वालिफाई हो जाता है तो आप सब में से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो वैसे सोर्स ऑफ मोटिवेशन हूँ कि ठीक है अब चल गया काम, मतलब इनको हो गया था पास, बस ठीक है, इसका मतलब है कि राइटिंग का ज़्यादा मसला नहीं होता। वाकई ज़्यादा मसला नहीं होता, आपके अल्फाज समझ आ रहे हो तो आईक्यूएप राइटिंग जैसी चीज़ को इतना बॉदर नहीं करता। बड़ा अच्छा इदारा है। इस क्लास में मैं थोड़ा सा आपको आईक्यूएप के बारे में एजुकेट करता रहूँगा, क्योंकि फेसबुक पे हर बंदा आपको आईक्यूएप के खिलाफ वर्ग ला रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी फैलाऊंगा। जो बातें उनकी गलत है मैं ज़रूर मानूंगा कि गलत है, लेकिन जब हम एक बॉडी के अंदर मौजूद है और हम उनके एग्जाम दे रहे हैं और हम हर वक्त ही सोचें कि वो तो हैं ही जालिम लोग, वो तो बस एक पंखा चला देते हैं, जो पेपर उड़ गया वो उड़ गया, जो पेपर नहीं उड़ा वो पास हो गया, तो वो इस तरह की मिथ्स बनी हुई है, वो कोई चक्कर नहीं है। आईक्यूएप बाकायदा बड़ी कोशिश करता है। अब जैसे लास्ट सेशन के एंड पे बाकायदा उन्होंने रिक्वेस्ट करके हमसे टाइम मांग के हमें कहा जी आप आईक्यूएप आएँ और आईक्यूएप में आके हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान को क्लासेस दें। तो आईक्यूएप हर सेशन के एंड पे खुद ही से ही आपको कहता है कि आओ हमसे लड़ो, आपको रिवीजन क्लासेस कराता है, आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाता है, आपके लिए सॉफ्ट में किताबें अवेलेबल रखता है। तो एक तरीका ये है कि हम उससे नफरत करते रहें और हर वक्त एक नेगेटिव एनर्जी के साथ जीते रहें, और एक ये है कि हम समझें कि हम एक प्रोफेशनल इदारे में और उसके अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ हमारे लिए थोड़े से मुश्किल हैं, उसको फॉलो करें और हमने उन्हीं रूल्स के अंदर रहते हुए जल्दी से पेपर क्वालिफाई करना है ताकि हम उन प्रीमियम लोगों में शामिल हो। तो आपने करनी है स्टडी एट होम। ये स्टडी एट होम से क्या मुराद है? मैक्सिमम 50 मिनट्स। किसी दिन घर जाके अगर आपको 50 मिनट से ऊपर पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। ये 50 मिनट का मतलब क्या है? ये 50 मिनट का मतलब ये है कि मैंने क्लास में आपको जो पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखाया, तो जब आप घर जाके अपनी किताब खोल के देखेंगे तो जो क्लास में आपने रिवाइज किया था फौरन से आपके सामने आ जाएगा, तो 10 मिनट बाद आपने तो फ्री। अब क्या करना है? अब रजिस्टर मेंटेन करना है। एक रजिस्टर जिसमें आपने नीट एंड क्लीन करके लिखना है, यानी ऐसी राइटिंग में नहीं। बुक शॉप के पास जाके कहना है कि जी मुझे कोई 100-125 सफ़े का रजिस्टर दे दें, पतला दुबला सा क्यूट सा रजिस्टर, जिस रजिस्टर पे अकाउंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उसके पहले सफ़े पे लिख देना है बी लॉ नीट नोट्स, ताकि जब भी कोई उसे खोल के देखे और आपने कहीं रफ नोट्स बनाए हुए हैं तो वो कहे कि जी बाहर नीट लिखा हुआ है, तो हर दफ़ा उस लफ्ज़ को देख के आपको एहसास हो कि ये हमेशा नीट होना चाहिए। हमारे तकरीबन 77 पेजेस हैं किताब के जो पढ़ने वाले हैं टोटल, और हमारे पास जो दिन हैं वो तकरीबन 65 है, इफेक्टिवली 1 या सवा सफ़ा पर डे। मेरी किताब का एक सफ़ा हाफ आवर में रजिस्टर पे लिखा जाता है। अब मैं रजिस्टर पे लिखने का क्यों कह रहा हूँ? वो लोग जिनको रट्टे वाली स्किल भूल गई है, वो लोग जो लिखना भूल गए हैं एमसीक्यू के एग्जाम दे दे के, उनको दोबारा से मौका मिलता है। क्या होता है कि आप साथ साथ अकाउंटिंग के सवाल आप डेली लिख के कर रहे होते हैं, थ्योरी को आप बस पढ़ पढ़ के रट्टे मार मार के पेपर में जाते हैं और पेपर में इंग्लिश में लिखना होता है, उस दिन नहीं लिखा जा रहा होता सही से। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको टेस्टों में मिलेगी, और थोड़ा सा ये है कि एक रजिस्टर आपने बनाया जो नीट एंड क्लीन है, जिसमें आपने कॉपी पेस्ट करके लिखना है, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। अक्सर लोग कहते हैं सर हम याद करके लिखते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ आप लिख के याद कर लें, बजाय इसके कि याद कर करके अपने अल्फाज में लिखें। एक दफ़ा मेरे कहने पे मेरी किताब सामने रखें, उसको अपने रजिस्टर में छाप लें, फिर मेरी किताब को आपने हाथ नहीं लगाना। मेरी किताब में मजीद पास पेपर्स थे, पास पेपर की एक दूसरी किताब आपके पास मौजूद होगी, उसमें एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज एक दफ़ा देखने आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा, उसके बाद आपको एमसीक्यू भी नहीं देखना। तो बाय द एंड ऑफ सेशन आपके पास एक रजिस्टर होगा अपने हाथ का बना हुआ, जिसमें आपने पूरा लॉ लिखा हुआ होगा, और एक होगी पास पेपर की किताब जिससे आप प्रैक्टिस किया करते होंगे कि हाँ ठीक है चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही। जब भी हम एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, अगर हमारा टाइम में मार्जिन हुआ तो मैं उसके पास पेपर आपको क्लास में करा दूंगा, और ना मार्जिन हुआ तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उस चैप्टर के पास पेपर आपके पोर्टल पे, और जो लोग फिजिकल ऑनली में रजिस्टर हो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि जो फिजिकल ऑनली वाले लोग हैं उनके पास पोर्टल नहीं है, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में वो चीज़ मिल जाएगी जो एडिशनल है, जो ओवर एंड अबव क्लास। तो पास पेपर मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि एक चैप्टर होने के बाद एक दफ़ा स्टूडेंट अपने तौर पर ट्राई करे, जब ना समझ आए तो फिर आपके पास वो वीडियो मौजूद होगी जिसमें मैंने हर सवाल पे तबसरा किया होगा कि सवाल में ये की पॉइंट था और उसको इस तरह से करना था।
तो स्टडी एट होम का मतलब ये है कि आपने घर जाके पढ़ा और पढ़ने में टाइम ना होने के बराबर लगेगा। जब क्लास से आप पढ़ के गए होंगे तो घर जाके आपको वही चीज दोबारा नजर आएगी, फौरन से पढ़ा जाएगा। तो आपने रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन करके लिख लेना है। फिर क्या करना है, वीकली टेस्ट देना है। ये जो हमने सैटरडे बचाया था ऊपर, हर सैटरडे हमारा ऑफिशियली टेस्ट डे है और हर क्लास टाइम हमारा यानी कि 4:45 PM टू 5:45 PM सैटरडे पे ही हमारा टेस्ट टाइम है। यही क्लास इसी टाइम पे, मगर सिर्फ टेस्ट। मैंने एक वीकली टारगेट सेट किया हुआ है और मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि वीकली टारगेट हर वीक कंप्लीट हो। जिस भी वीक उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आई, कोई अचानक से छुट्टी आ गई, कोई जैसे लेबर डे बीच में आ गया था या कुछ और इस तरह से करके, अभी आगे जितनी भी छुट्टियां उनको मैंने पहले से कैलकुलेट किया। अब सेशन में आगे जाके जो अननोन छुट्टियां हैं जिनका भी हमें नहीं पता, वो 9-10 मुहर्रम है कि वो उनके डेज जुलाई के एंड पे कौन से बनते हैं। अदरवाइज ईद हमें पता है कि जून का जो लास्ट वीक है वो ईद का है, उस वीक हम क्लास नहीं कर सकेंगे। और उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी छुट्टी सामने नज़र नहीं आ रही जो कि हमारे पैटर्न को मुतासिर करे। मेरी कोशिश भी होगी कि मैं छुट्टी ना करूं। मेरे अगर 16 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने 16 छुट्टियां नहीं की हुई आज तक। तो मैं थोड़ा सा जज्बाती आदमी हूं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इंतहाई शदीद को बहुत मजबूरी बन गई तो आपको बताया जाए कि छुट्टी है, अदरवाइज छुट्टी हम ना करें। हम 5 डेज में अपना टारगेट पूरा कर लें। जिस वीक हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा तो सैटरडे को हम टेस्ट भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, ताकि एक वीक खत्म हो तो हमारा टारगेट पूरा हो जाए इंशाल्लाह। वीकली आप साथ साथ चलेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा। जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है। मैं कोशिश ये करूंगा कि थ्रू आउट, क्योंकि मैं एक ही दिन में जो है वो मेरा दिन बड़ा वर्सटाइल गुजरता है। पीआरसी से आए हुए बच्चों को देखने के साथ, वो लोग जो कि रात में क्वालिफिकेशन के बिल्कुल करीब होते हैं, एमएसए की क्लास में होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ की क्लास में होते हैं, उन तक से मुलाकात होती है। तो मैं एक ही दिन में 15-16 सालों के जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स को देख रहा होता हूँ। तो ओवरऑल अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे कौन से स्टूडेंट को क्यों देर लगी, क्या हुआ। तो ज़्यादातर लोग जो डेली नहीं पढ़ते ना, वो हर वक्त रोते रहते हैं। और जो डेली पढ़ते हैं, 50 मिनट्स इज मैक्स फॉर माई क्लास। शायद टैक्स में आपको 1.25 घंटा चाहिए हो, शायद अकाउंटिंग में आपको 1 से 1.5 घंटा चाहिए हो। किसी भी दिन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 3 से 4 आवर्स, जेन्युइन 3 से 4 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता, कभी भी नहीं चाहिए होता। उनको चाहिए होता है जो उन आवर्स के बीच में फेसबुक खोल रहे होते हैं। उनको चाहिए होता है जो 2 दिन का काम इकट्ठा कर लेते हैं, कहते सर ने कहा था एक दिन 3 घंटे पढ़ना होगा, चलो 2 दिन इकट्ठे 6 घंटे पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता। 3.5-4 घंटे बाद आप आवाज़ार होना शुरू हो जाएंगे, फिर नहीं पढ़ा जाएगा। तो अगर 2 दिन का काम इकट्ठा हो गया तो 10 घंटे लगेंगे उसको ख़त्म करने के लिए। तो सबसे आसान काम ये है कि हर दिन आप घर जाके अपना काम ख़त्म करके और बिल्कुल ईजी फील करें कि बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त, डन। तो हर सैटरडे इंशाल्लाह ताला हम एक टेस्ट दे रहे होंगे, वीकली टेस्ट के तौर पे। डेली आप क्लासेस लेंगे, घर जाके आप जो पढ़ेंगे उस पढ़ने में आपका रीडिंग आएगा, यूं समझें स्किमिंग आएगा, स्किमिंग ऑफ बुक। स्किम करना है आपने बुक को, बस तेजी से एक दफ़ा देखना है। और बुक मैंने आपको क्लास से दिखा के भेजी होगी, अनलेस हमारे पास बड़ा कम टाइम हो, बहुत भी कम टाइम हो, तो मेरी कोशिश मैक्सिमम ये होगी कि किसी भी दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइंस आप ना देख सके हो, अदरवाइज हर दिन आपको दिखा के भेजा जाएगा किताब में क्या है। तो मैं ये ज्यूम नहीं करूंगा कि कुछ को पहले से आता है तो वो तो इतने अच्छे लोग होंगे कि घर जाके पढ़ेंगे उन्हें समझ आ जाए। मैं यहीं दिखाऊंगा और यहीं पे ही आपको जो घर जाके पढ़ना है वो काफ़ी हद तक क्लास में कवर हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक पैटर्न पे मेरे साथ चलना है, कोशिश करनी है, तो कोई मसला नहीं है। ये मिथ्स हैं कि पास नहीं होता पेपर, लेकिन वाकई नहीं पास होता जो डेली नहीं पढ़ते। सिर्फ डेली का डेली पढ़ ले, मैंने हमेशा देखा है वो स्टूडेंट जो साथ के साथ पढ़ रहे हैं वो फ्रेश भी रहते हैं, वो कम टाइम में क्वालिफाई भी कर लेते हैं, वो दुनिया को हंसते खेलते भी नजर आ रहे होते हैं और वो अपने सारे काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं क्योंकि वो फोकस से कर रहे होते हैं। तो अगर आपने ये 3 से 4 घंटे फोकस से पढ़ाई की तो उसके बाद आप बड़े आराम से जो है वो टाइम अपना अदर एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मानना कि आप लोग फेसबुक की तरफ नहीं जाएंगे गलत बात है, आप व्हाट्सएप नहीं खोलेंगे ये मैं ज्यूम नहीं कर सकता। आपके दिन में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं इन प्रोडक्ट्स पे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग एक वर्चुअल दुनिया में जीना शुरू हो गए।
इस दुनिया में सक्सेस चाहिए लेकिन इस दुनिया में दुख बहुत है, तो हम उस दुनिया में चले जाते हैं, अपना नाम बदल देते हैं, अपनी शक्ल बदल लेते हैं, अपना अवतार चेंज कर लेते हैं, एक प्यारी सी स्टोरी लगा देते हैं, एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगा देते हैं और मुनफरिद नज़र आते हैं। वहाँ जाके हम अपनी एहसास कमतरी ख़त्म कर रहे होते हैं। उस दुनिया में हम खुशनुमा देखने चाहते हैं, उस दुनिया में आर्टिफिशियली बिहेव करते हैं, जबकि अगर इस दुनिया में सक्सेस मिल जाए तो उस दुनिया में हमें आर्टिफिशियल बिहेव करने की ज़रूरत नहीं, उस दुनिया वाले खुद पसंद करेंगे आपको। मैं फेसबुक पे ज़्यादा बैठूं या ना बैठूं, मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, कोई अच्छी पोस्ट करता हूँ 2000 लाइक आ जाता है। आप बहुत जाते हैं उस दुनिया में, आप पोस्ट करते हैं 12-13 लाइक आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें 25-30 लाइक आ जाते हैं, वो भी दोस्तों को कह कह के। क्योंकि मैंने इस दुनिया में चीज़ों को अच्छे टाइम से अचीव कर लिया तो वो दुनिया भी मेरी इज्जत करती है, वरना उस दुनिया में आप आर्टिफिशियली लोगों से इज्जत करवाते हैं और ये वाली दुनिया तबाह कर देते हैं। तो कोशिश ये करना है कि थोड़ा सा अपने आप को महफूज रखें। सोशल मीडिया काफ़ी बुरी तरह से जकड़ रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, और अगर आपका उसके बगैर गुजारा नहीं है ओके टाइम दें, लेकिन फिर डिफाइन कर लें। आपके पास दिन में 10 घंटे हैं और आप 7 घंटे फेसबुक यूज़ करना चाहते हैं, 3 घंटे पढ़ना चाहते हैं, मुझे कोई दुख नहीं है, आप उसको 2.5-3 गुना टाइम दें, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन इसको इसका टाइम ज़रूर दें। कोशिश ये करें कि उस टाइम पे पढ़ें जिस टाइम पे आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी मिनिमम है। दिन में अगर मोबाइल को एक दफ़ा ऑफ किया जाए तो मोबाइल की सेहत बेहतर होती है, मोबाइल की लॉन्ग लाइफ होती है। मोबाइल को ऑफ करके चार्ज करें तो उसकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलती है। तो सिर्फ ये जो ये पढ़ाई वाले आवर्स है ना, इससे पहले मोबाइल को एक दफ़ा बंद करना है, इसको दूर कहीं एक जगह चार्जिंग पे लगाना है। ये जालिम बंद हुए भी शायद कोई पता नहीं कोई नोटिफिकेशन आ जाए। इसको ऑफ करें, इसको चार्जिंग पे लगाएं, अपने से दूर रखें। 1, 2, 3, 4 दिन की डिफिकल्टी है, फिर सबको पता होगा कि इस टाइम पे इस बंदे को मैसेज कर भी लो तो ये तो देखते ही 4 घंटे बाद है। एक दफ़ा की तकलीफ है बस, लोग आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। और मैं नॉर्मली कहता हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त इस वक्त आपकी प्रेफरेंस नहीं समझ रहा तो फिर वो दोस्त ही नहीं है, कि आप तो उसकी सारी बात का ख्याल कर रहे हो और वो इतनी सी बात नहीं समझ रहा कि आपने कहा है कि मैंने 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं, इस दौरान मैंने फेसबुक पे, मैंने और एक्टिविटीज़ पे, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया, मैंने इस तरह से वो नहीं करना। आप बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप इसी वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लें, ये बहुत आइडियल टाइम है। इस वक्त अगर आपने एक दफ़ा डिफाइन कर लिया कि मेरे पढ़ने वाले आवर्स हैं तो बस फिर कोई मसला नहीं होना। और यकीन माने वो बहुत फेक दुनिया है, उससे निकल आए, जितनी जल्दी हो सके निकल आए, और आहिस्ता आहिस्ता आदत बनाएं उसके बगैर ज़िंदा रहने की। इस दुनिया में जल्दी से सक्सेसफुल हो, आप उस दुनिया में भी मशहूर हो जाएंगे। अभी लेक्चर के दौरान कम से कम 6 से 7 दफ़ा अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक की है। सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन मेरे पास आती है। मेरे 17,000 फॉलोअर हैं फेसबुक पे, हालांकि हमारी फील्ड इतनी कोई ऐसी बड़ी फील्ड नहीं होती जिसमें कोई लाखों लोग आ रहे हो। 5,000 फ्रेंड्स हैं, तो मेरे पास दिन में सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन आती है, लेकिन ये मोबाइल सुबह से वहाँ पे पड़ा हुआ है। शायद एक दफ़ा टाइम देखने के लिए उसे वो किया था, पर याद आया कि घड़ी सामने लगी हुई है, और शायद मैं जब रात में से देखूंगा तो मुझे 50 दफ़ा टैग भी किया होगा और शायद मैं उनमें से 17-18 पे रिस्पॉन्स भी दे दूँ, लेकिन मैंने समझ लिया है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं और कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो तो दुनिया ही बड़ी मज़े की है ना, फुल टाइम फन चल रहा है, मस्ती चल रही है, आप अपने करेक्टर से निकल आए, आप एक आर्टिफिशियल करेक्टर के अंदर चले गए और आप उस दुनिया में बिल्कुल ईजी हैं, बट असल में इसी दुनिया में हमने कामयाब होना है। तो ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स में आखिरी चीज़ फोकस एंड कैलकुलेटेड टाइम फॉर। अगर आपको लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया लिखूंगा तो ऐसा नहीं है, कैलकुलेटेड टाइम फॉर स्टडी। प्रॉब्लम ये है कि मैं तो ये कह ही नहीं सकता कि सोशल मीडिया थोड़ा इस्तेमाल करें ज़्यादा, बट पढ़ाई को अगर थोड़ा भी टाइम है तो वो टाइम पढ़ाई को फिर मिलना चाहिए। पढ़ाई को आप उसका टाइम दे दें फिर कोई मसला नहीं है। आप लोग का बड़े मज़ेदार टाइम पे बैच है मेरा ना, हर साल एक वो ड्यू हुआ होता है। बिजनेस लॉ में पिछले
कई ईयर से अल्लाह का शुक्र है हर साल एक मेरिट सर्टिफिकेट आ रहा होता है। इस साल ये जो पिछला रिजल्ट आया इसमें बिजनेस लॉ में नहीं कमती लॉ में मेरिट आ गया। तो अब मुझे इस वक्त ना बड़ी शदीद प्यास है कि ये साल बिजनेस लॉ के बगैर मेरिट सर्टिफिकेट के कैसे जा रहा है। तो अब आप लोगों में से किसी ना किसी एक ने जो है वो ख्वाहिश पूरी करनी है, ठीक। तो वो एक अच्छी रिकग्निशन होती है, अच्छी खुशी होती है कि आपके स्टूडेंट जो है बड़ी तेज़ी से चीज़ों को लेके चल रहे हो। तो मैं साथ साथ वो जो मेरिट सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स हैं उनके अलग अलग किस्से, अलग अलग बातें, जब भी कोई किसी का मेरिट आता है तो फिर मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ भाई आपने क्या नॉर्मल सेट के किया। तो कुछ बहुत मज़े की बातें मिलती हैं। जैसे बिल्कुल रिसेंट जिस बच्चे का आया था, लास्ट ईयर आया था, तो उसने बताया था कि सर मैं सीए छोड़ के जा चुका था। फिर मैंने अपने फादर को देखा, उनके चेहरे पे परेशानी देखी, उन्होंने मेरे पढ़ने के लिए लोन लिया था कहीं से। तो उन्होंने कहा मैं फिर मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं सीए छोड़ दूँ। उस वक्त उसने कहीं ओरिएंटेशन देखी, ओरिएंटेशन इसी तरह की किसी जगह रिकॉर्ड हुई थी, उसने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि अच्छा ये सिलेबस है, इसको इस तरह से किया जा सकता है। 1.25 महीने उसने तैयारी की, 9,500 स्टूडेंट, 9,000 शायद 400 समथिंग स्टूडेंट्स थे, उसमें उसने टॉप किया था। जस्ट एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ वो सीए छोड़ के जा चुका था और दूसरी तरफ ये था कि नहीं मैं अपने फादर का क्या करूं, ये बेचारे तो सब कुछ लौटा के मुझे पढ़ाना चाह रहे हैं, और वहां से वापस आया है। तो बहुत सारी रीजन है पढ़ने की, ना पढ़ने की आपके पास बहुत सारी रीजन है, पढ़ने की रीजन है आपको सक्सेस चाहिए, आपने आगे बढ़ना है, इस फील्ड में आए ही आप बेहतर करियर के लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए पढ़ाई तो सबसे फॉरमोस्ट थिंग है। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फेसबुक पे एक अच्छा करियर बनाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड कायम करूंगा, व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा साल में स्टेटस डालने की जो है वो अगर कोई वो होगी, कोई कंपेन होगी तो उसमें मैं सर फहरिस्त होना चाहूँ, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर सोचा होगा कि टाइम से सीए करूँगा, टाइम से करियर स्टार्ट करूँगा या करूँगी, चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, वतन का नाम रोशन करेंगे, वालदैन के काम आएंगे। तो जब जब पढ़ने का ना दिल करे, अपने वालदैन को देखा करें वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो रहे हैं, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत टाइम दे दिया आपको, अभी आपका टाइम है। और वो मुश्किल नहीं है, आपने पूरे 24 घंटे में अदर दिन क्लासेस 3 से 4 घंटे फॉर ऑल द कैफ, पूरे कैफ में कभी 3 से 4 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये लिख के मैं दे सकता हूँ, साइन करके गारंटी से कह सकता हूँ। अगर वो 3 से 4 घंटे फेसबुक और सोशल मीडिया नहीं है, अगर वो वाकई 3 से 4 फोकस आवर्स है, डन। तो ये ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिसमें फोकस एंड कैलकुलेटेड टाइम फॉर स्टडी। स्टडी का टाइम आपने कैलकुलेट कर लेना है, बाकी आप पूरा दिन टाइम के साथ जैसे मर्जी करें, जो मर्जी से लोगों को। तो यहाँ से हम अपने आपकी फेवरेट स्लाइड की तरफ आते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा आवाज़ार हो चुके हुए हैं, 1 घंटा देखें कितना ज़्यादा होता है। आपकी आज पहली क्लास थी, आपकी पिछली क्लास निकल रही थी, आप लोग आ रहे थे, शुरू करते करते 5, 7, 8 मिनट लग गए थे। अभी भी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, इतनी सारी बातें कर ली मैंने, तो 1 घंटे में मैं तो खा जाऊँगा। तो मैं उस 1 घंटे का ब्रेकअप ये करूँगा कि हम हर दिन जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पहले मैं एक रिकैप दूंगा इंशाल्लाह। उस रिकैप में मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा कि हाँ भाई वो 3 बातें क्या पढ़ी थी, वो 2 बातें क्या पढ़ी थी, फलाना क्या होता। आप मेरा साथ दे रहे होंगे, रिकैप खत्म होगा, फिर आपसे पूछूंगा हाँ भाई पिछले दिन जब आपने घर जाके पढ़ा लिखा तो और क्या सवाल आपके जहन में आए, क्या परेशानी है, पहले हम उनको एड्रेस करेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो तकरीबन हाफ आवर पिछले दिन की डिस्कशन हो रही होगी और हाफ आवर अप्रोक्सीमेटली हम नेक्स्ट डे का पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो बस आपने कोशिश करना है कि मेरा साथ दें। अगर आप साथ देते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से आपको जो है वो फुल फ्लेज एफर्ट मिल रही होगी। आप कोशिश करें, बस ये 3-4 बातें हैं जो टोटल आपने फॉलो करनी है। डेली क्लासेस किसी दिन ना मिस करें, 5 दिन है, छठे दिन क्लास नहीं है, वो टेस्ट है, तो वो दिन इतना भारी नहीं है उस हवाले से। घर पे जो पढ़ना है आपने स्किम करनी है बुक, रजिस्टर लिखना है, वीकली टेस्ट देना है हर सैटरडे वाले दिन। तो उससे क्या होगा, सैटरडे को टेस्ट देने के बाद आप यहाँ से आज़ाद होके जाएंगे, आपको पता होगा कि मंडे की सुबह तक सब सुकून है, सिवाय इसके कि एक टीचर ने कोई टेस्ट रख दिया। तो रादर देन कि वो टेस्ट आप संडे की रात तैयार करें, आप सैटरडे को टेस्ट से फ्री होके उस टीचर का टेस्ट भी सैटरडे को ही तैयार कर लें। संडे को एक ईजी फ्री डे काउंट करें और उस दिन मत पढ़ाई करें। जो हर वक्त पढ़ता है वो भी फेल हो जाता है, जो ज़्यादा पढ़ता है वो भी फेल हो जाता है, जो स्मार्ट पढ़ता है वो पास होता है। तो कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करें, स्मार्ट पढ़े। कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई बात जो आप हमारे पैटर्न से रिलेटेड, हमारे ओवरऑल क्या सिस्टम होगा, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल ही नहीं जी।
क्या सिलेबस चेंज हुआ है? एक बड़ा टिपिकल सवाल। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस चेंज हुआ है और क्लास में ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं बिजनेस लॉ, तो आप पुराना वाला पढ़ लें या नया वाला पढ़ लें, आपके लिए तो बात बराबर है। फिर वो लोग जिन्होंने इससे पहले पढ़ा हुआ है और वो अब पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सिलेबस में बता दूं, सिलेबस में जीरो चेंज है, कोई चेंज नहीं है। आईकेप ने अपनी किताब में बहुत सारे एरर्स थे जिनको ठीक किया है, बहुत सारी प्रेजेंटेशन चेंज की है। तो टेक्निकली मेरे से पूछें तो 40 प्लस चेंजेस हैं। कहाँ? आईकेप की किताब में। सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है, कोई नई डेफिनेशन नहीं है, कोई नया कंटेंट नहीं है। उनकी अपनी किताब में कुछ एग्जांपल्स में एरर थे, वो ठीक कर दिए, कुछ सवाल गलत जगह प्लेस हुए तो उनको सही जगह पे ले गए। तो हमारे सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। अगर आप में से किसी के पास एक सेशन पीछे की भी किताब है तो वो भी चल जाएगी। और हम आपको लेटेस्ट किताब वैसे ही क्लास के साथ दे रहे होंगे, तो आपको उसमें लेटेस्ट किताब का फ़ायदा ये है कि उसमें मजीद 1-2 अटैम्प्ट्स की और पास पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो वो इसमें चेंज कोई नहीं है, ज़ीरो चेंज। जी जी, आईकेप ओवरऑल फीडबैक देता है, तो क्या इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज फीडबैक देता है? नहीं। आईकेप ये बता देता है पेपर चेक करने के बाद एग्जामिनर कमेंट में कि इस सवाल में 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हाफ नंबर ले सके, इस सवाल में 34% ऑफ द स्टूडेंट जीरो पे थे। वो इस तरह की बात करता है, लेकिन आपको अपना इंडिविजुअली फीडबैक आईकेप से बिल्कुल भी नहीं मिलता। आईकेप आपका पेपर दिखाता भी नहीं है आपको। इवन आप कहेंगे मुझे रिकाउंट करने हैं मार्क्स, तो भी आपको एक लेटर आ जाएगा, हमने रिकाउंट करके देखे आपके मार्क्स उतने ही हैं। तो आपको अपने पेपर देखने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अपना मार्क हुआ। तो ये बोर्ड की तरह से नहीं है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, ये मानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। बट अगेन अगर आपका पेपर 40 प्लस पे रह जाता है और आपको नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनकी एक सर्विस है जिसके वो थोड़े से चार्जेस लेते हैं, थोड़े से तो नहीं, ज़रा ज़्यादा सारे चार्जेस लेते हैं, 8-9 हज़ार के करीब चार्जेस लेते हैं। और फिर आपको क्या करते हैं, आपको एक रिपोर्ट बना के देते हैं 4-5 सफ़े की, जिसमें बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपने ये लिखा था जबकि हमने ये मांगा था, 1 की बी में आपने, आपका क्वेश्चन पेपर आपको फिर भी नहीं दिखाते आंसर शीट, लेकिन आपको वो रिपोर्ट बना के दे देते हैं। तो इंडिविजुअली फीडबैक का सिस्टम उस तरह से नहीं आई कैप में। वो शुरू के 50 या पता नहीं इतने कुछ केसेस है उन्होंने डिफाइन किया हुआ, उनको अलाउ करते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स ने कई दफ़ा ये काम किया फिर मायूस हो गए, और दूसरा पैसे ज़रा कम लोगों के पास होते हैं, उसके लिए पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं। तो आपने आईकेप को बता देना 40 मार्क्स से ऊपर जिनका पेपर रह जाए और जिनको कन्फ्यूजन हो उनको ये फैसिलिटी मिलती है। आईकेप भी मार्क्स चेंज करता रहता है, 1-2 अटेम्प्ट्स के लिए उन्होंने कहा था 45 प्लस वालों को ये फैसिलिटी मिलेगी। तो आईकेप को एक दफ़ा ईमेल करके उनसे पता करें, वो अगर वहाँ फैसिलिटी है तो आप उसको अवेल कर लें। जी, कोई कन्फ्यूजन? सिलेबस कब तक खत्म होगा? एग्जैक्टली आप अगर जाते जाते सवाल ना पूछते तो मैं ज़रूर आपसे कहता कि ये सवाल आपने क्यों नहीं पूछा। सिलेबस कब तक ख़त्म होगा? सिलेबस हमारा ख़त्म होगा जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह। पेपर से कम महीने पहले आप आज़ाद हो चुके होंगे इंशाल्लाह, कम से कम 1 महीना पहले। हम कैलकुलेटेड वे में चलेंगे। ये जो हमने वीकली एक टारगेट रखा हुआ है, मेरा टारगेट ये है कि हम पहले 4 हफ्ते क्लासेस करें, तो 4 हफ्ते में हमें बहुत सारा पढ़ना है। फिर 4 हफ्ते के बाद आपसे एक जैसे ट्राइमेस्टर होता है 1/3 ऑफ द सिलेबस पे जिस तरह से टेस्ट होता है, मैं आप लोगों से एक स्पेशल टेस्ट लूँ तकरीबन 1.5 घंटे का, जिसमें वो जो हमने 4 हफ्ते में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, हर वीक के एंड पे तो टेस्ट लेते थे, एक दफ़ा उन सबका इकट्ठे टेस्ट हो जाए। तो आज से 4 हफ्ते बाद आपको बीच में 1 हफ्ते का गैप आएगा और उस हफ्ते के एंड पे आप लोगों का एक बड़ा इम्तिहान होगा, जिससे आपको अभी से आदत हो जाएगी कि अगर 5-6 चैप्टर्स इकट्ठे हों तो क्या करना है। फिर उसके बाद तकरीबन हम 2 हफ्ते चलेंगे, फिर ईद की छुट्टियां आएंगी 1 हफ्ते की, फिर उसके बाद हम 4 हफ्ते चल रहे होंगे, और उन 4 हफ्तों के बीच में हम एक दफ़ा दोबारा से उस तरह का ट्राइमेस्टर करेंगे। उस दफ़ा पूरा हफ्ता ऑफ नहीं होगा, उस दफ़ा सिर्फ वीकेंड ऑफ होगा। फॉर एग्जांपल फ्राइडे सैटरडे संडे और संडे टाइप के उस पर वो इम्तिहान कर लेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला वो जब सारे वीक्स ख़त्म होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई का एंड या अगस्त का फर्स्ट वीक, पेपर से कम 1 महीना पहले ये वाली क्लास विद प्रैक्टिस विद रिवीजन इंशाल्लाह ख़त्म हो चुकी होगी। जी, ऑल डन। क्या कल से पढ़ने के बारे में बहुत सीरियस? अल्लाह खैर करे। आप तो आज सीरियस थे, मैं तो पता नहीं कौन सी बातों में टाइम गुजार दिया। ये प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। तो सिलेबस समझ आ गया आपको? भाई कुछ कहना चाहते हैं?
बुक्स कब मिलेंगी? बुक्स असल में मैं इनसे पूछ लूँगा, क्योंकि होता ही है कि इस वक्त हमारे स्टैट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में बैठते हैं, कुछ का एनरोलमेंट का डाटा होता है, कुछ का नहीं होता। मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों आपको किताब मिल जानी चाहिए, और अगर नहीं भी मिलती तो कम से कम आपको जो हम पढ़ रहे होंगे उसका हैंड आउट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन ही गुजारेंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास मार्जिन नहीं होगा। तो क्लास में ही आपको बुक्स हैंड ओवर हो जाएंगी, और उसके बाद अगर आप में से कोई रह गया या उस दिन मौजूद नहीं है तो फिर बाद में हम एक जगह बता देंगे जहाँ से जाके आप ले सकेंगे। डन। तो किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आप घर जाएं और आपके पास पढ़ने को कुछ ना हो। बुक्स ना भी मिली तो आपको हैंड आउट मिल जाएगा जो हमने पढ़ा होगा। जी, आज मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? क्लास से बाहर जाते हुए? अरे वाह, इन्होंने कह दिया बुक्स ही मिल जाएंगी, तो फिर दे ही देते हैं, क्योंकि लेक्चर तो खत्म हो गया है। ठीक है, फिर